जिस कैडबरी डेयरी मिल्क मिनी यानी इसका मार्केट प्राइस जो कि एमआरपी है 149 रुपीज और जो बिग बाजार यानी कि रिलायंस जो उसे टेक ओवर करने वाला है वही 127 रुपीज में बेच रहा है। और वही सेम डेयरी मिल्क मिनी डी मार्ट में ये आखिर 99 रुपीज में कैसे बेच रहा है। और दोस्त मैगी जिसकी वेट 560 ग्राम है, मार्केट पे एमआरपी 91 रुपीज है, वो बिग बाजार में 83 में मिल रहा है और डी मार्ट में 79 रुपीज में मिल रहा है। एंड नॉट ओनली दीज आइटम बट ऐसा ही पूरा एक चार्ट है जो कि मार्केट में सबसे बड़ी प्राइस है, बिग बाजार में उससे कम आखिर डी मार्ट में बिल्कुल सस्ते में कस्टमर को दे देते हैं। बट वेट यहाँ पर एक बड़ी से सवाल होते हैं, आखिर डी मार्ट इतना सस्ते में बेचकर बिग बाजार को टेक ओवर कैसे कर रहे हैं। वेल लेट्स फाइंड आउट इट ऑन टुडेस वीडियोस हु किल्ड द बिग बाजार। लोग बोलते हैं कि अगर डी मार्ट के 1 किलोमीटर के अंदर आप अपने दुकान को खोलते हैं तो पब्लिक आपके दुकान पर नहीं आएंगे, क्योंकि आपका दुकान तो रेट हमेशा ही ज्यादा होंगे डी मार्ट पे और फाइनली आपका दुकान क्लोज हो जाएंगे। मैं ऐसा तो नहीं करता हूं, बल्कि रिटेल इंडस्ट्री में हर दूसरा आदमी ये कहता है। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं, उनका दिल का डर बोलो या डी मार्ट की देखी हुई सच्चाई स्टोरी। सच्चाई बात क्या है ना कि डी मार्ट के प्रोडक्ट का प्राइस इतना ही चीप है जो कि बिग बाजार तो दूर की बात है, अलग अलग जितने भी सुपर मार्केट है ग्रोसरी के रिलेटेड उनको सबको खा गया। अब इधर बात करते हैं बिग बाजार की। बिग बाजार एक ऐसे इंडियन का मार्केट था जाकि कस्टमर वहां पर एक बार घुसने के बाद उससे निकलने की मन ही नहीं करते थे भाई, क्योंकि जूते से चावल तक हर एक सामान आपको वहां पर मिल जाते थे। लोग उनका डेली लाइफ का हर एक प्रोडक्ट वहीं से बाय करता था। बात है 2001 की, जब किशोर बियानी जी ने बिग बाजार के फाउंडेड किया था। बट किशोर बियानी जी बिग बाजार को शुरुआत करने का इरादा उन्होंने पहले 25 साल पहले ही बना लिया था। जब किशोर बियानी जी ने कॉलेज में पढ़ता था तब उन्होंने मुंबई का एक शॉपिंग मॉल में गया और वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई साहब एक ही मॉल के अंदर हर एक सामान मिल रहा है। किशोर बियानी जी बहुत ही स्ट्रगल इंसान थे। वो पहले शुरुआत में 18 के साल के दौर में ठेला पे कपड़ा बेचते थे। जब ऐसे ऐसे कर उनका कपड़ा बेचना लगा, उन्होंने एक शुरुआत WBB नाम के ऊपर एक छोटा सा आउटलेट ओपन किया जहां पर कस्टमर बहुत ही ज्यादा उनका कपड़ा को पसंद करते थे। धीरे धीरे उनका कपड़ा चलने लगा और उनके बाद थोड़े दिन बाद उन्होंने पटलून नाम के ऊपर उन्होंने एक दुकान ओपन किया जिसमें लोग हर तरह के कपड़े वहां से ट्रायल कर ले सकते हैं। बात तो चलता रहा था, किशोर जी का लाइफस्टाइल भी बढ़िया चलता रहा था, लेकिन उसका लाइफ में बहुत ही टर्निंग मोमेंट तब आया जब उन्होंने एक टेक्सटाइल शो में अटेंड करने के लिए जब उन्होंने पेरिस गया। एक दिन वो पेरिस का एक मॉल में घूम रहे थे और उसके बाद उनका नजर उसी मॉल के अंदर मार्क्स एंड स्पेंसर नाम के ऊपर पड़ा। उनका बिहेवियर और एम्बियंस को देखकर उनका बहुत ही पसंद आया और उनका मन में यही ठन लगा दिया था और ऐसा ही एक स्टोर हम इंडिया में भी ओपन करेंगे। साल 1987 जब पेरिस से लौट के इंडिया आया, उन्होंने मेंस वेयर के नाम के ऊपर एक नया स्टोर ओपन किया और धीरे धीरे ये मुंबई के अंदर अलग अलग जगह पर एक अलग सा ब्रांड क्रिएट हुआ और बाद में यही नाम को बदलकर पेंटालून्स रख दिया गया। प्रोडक्ट की इतना बड़ी दम थे कि पेंटालून्स लॉन्च होने के बाद ही इनको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल गया था। किशोर जी इस बिजनेस को सीमित रखना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो पेंटालून्स ब्रांड को यूज करके हर अलग अलग जगह फ्रेंचाइजीज देना शुरुआत कर दिया। साल 1991 जब पेंटालून्स के फर्स्ट फ्रेंचाइजी स्टोर गोवा के अंदर ओपन किया गया और बोल देना जिसका क्वालिटी बड़ी होते है उसको फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। देखते ही देखते ये पेंटालून्स नाम का ब्रांड पूरे इंडिया पर छा गया। पेंटालून्स के साथ साथ किशोर जी ने और भी बहुत ही बड़ी बड़ी अलग अलग ब्रांड ओपन किया। इंसान तो एक ही जगह रुके थोड़ी ना रहता है। किशोर जी ने एक ही छत के नीचे उन्होंने हर तरह के सामान बेचने चाहते थे। उस टाइम उन्होंने मुंबई के अंदर एक ऐसा दुकान देखा जिस दुकान तो है बहुत ही छोटा लेकिन बेचा जा रहा है हर तरह के सामान एक ही छत पे नीचे। और फाइनली उनको तब आइडिया लग गया। 2001 में बिग बाजार का फर्स्ट आउटलेट कोलकाता के अंदर लॉन्च हो गया और देखते ही देखते ये बिग बाजार का आउटलेट इतने ज्यादा फेमस हो गया ताकि गोवा, हैदराबाद एंड हर अलग अलग इंडिया की सिटी में बिग बाजार को लॉन्च होने लग गया। बिग बाजार का जो ऑफर एंड स्कीम थे इनको लोगों का बहुत ही प्रभावित करते थे और लोग चाहते थे कि यहाँ पर बिग बाजार को जाने के बाद हम शॉपिंग करेगा। और लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट टोटली नया था, क्योंकि सस्ते में प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो भी एसी का हवा खा खा के, क्योंकि हम इंडियन का आदत पड़ गया था कि धूप में घूम घूम के सामान को बाय करना। लेकिन जब हम लोग एसी के हवा पर सब्जी, फल, चावल, आटा, जूते से लेकर हर एक चीज बाय करते तो वहां पर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट होते थे। ऐसे चलते चलते बिग बाजार का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया चलता रहा और धीरे धीरे उनका मार्केट वैल्यू भी बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। और आखिर ऐसा चलते चलते किशोर जी को ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ ताकि वो हर एक बिग बाजार का स्टोर बेचना पड़ा। दोस्तों कंपनी का शुरुआत में लालच तो ठीक है, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा लालच बहुत ही खराब बात। उन्होंने बैंक से बड़ी बड़ी लोन उठाना स्पेंड कर दिया और अलग अलग जगह पर बिग बाजार का आउटलेट खोलता गया। लोन लेने के बाद भी बिजनेस बहुत ही ज्यादा चलता रहा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुआ जब 2008 के अंदर ग्लोबल रिसोर्सेस आने के बाद जो लोन उन्होंने लेकर रखे थे वो डिफॉल्ट होने लगा। बिग बाजार चलते चलते किशोर जी ने ये इंश्योरेंस और ई कॉमर्स मार्केट में घुसने चाहता थे, लेकिन उस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस बहुत ही कम थे। इसके चक्कर में उसको
बहुत ही बड़ी बड़ी बिल पे करना पड़ा। वेल ये लॉस चलते चलते 2012 में कंपनी 8000 करोड़ डेप्ट में चली गई थी। यस दिस इज द ट्रूथ, 8000 करोड़। वेल आपको नहीं पता ना कि 8000 करोड़ में कितना जीरो होता है। आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता दीजिए। किशोर जी का हालत ऐसे खराब हो गई थी कि इतना कंपनी का डेप्ट में जाने के बाद उन्होंने पैंटालून्स जैसे बड़ी सक्सेसफुल ब्रांड को बेचना पड़ा और ये पूरे पैंटालून्स कंपनी को आदित्य बिरला ग्रुप ने 1600 करोड़ में 50.1% कंपनी का शेयर खरीद लिया। किशोर जी चाहते थे यहाँ तक तो अपना बिजनेस को ट्रैक पर लाया जा सकता था, लेकिन फाइनली किशोर जी ने ऐसा नहीं किया। किशोर जी फिर से लोन की दम पर नीलगिरी, इजी डे क्लब, हेरिटेज फ्रेश और हाइपर सिटी जैसे कई सुपरमार्केट ब्रांड को एक्वायर करने लग गए। उनको लगता था कि इस तरह बिजनेस को एक्सपेंड एंड डाइवर्सिटी करके उनको वो खराब सिचुएशन से बाहर आ जाए, लेकिन बात हुआ कुछ और। वेल इतने ज्यादा बड़ी ब्रांड को एक्वायर करके 2019 में उनका लॉस 8000 करोड़ से सीधा 12800 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी तो आखिर बहुत ही लॉस में चलती थी, लेकिन जितना भी लॉस था उससे डबल कर दिया 2020 में जब कोविड का एंट्री हुआ। कोविड का एंट्री होने के बाद बिग बाजार के काफी स्टोर, आउटलेट सब जगह हर जगह बंद पड़े होने के कारण उसका प्रोडक्ट सेल करने का तो दूर की बात है, उनका प्रोडक्ट खराब होने के बाद बहुत ही ज्यादा लॉस होते थे। अब किशोर जी के पास कोई रास्ता नहीं था। अब इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि पूरे ब्रांड्स को बेचने के लिए तैयार भी हो गया। अब बिग बाजार की पेरेंट्स कंपनी फ्यूचर ग्रुप में 2020 में ये अनाउंस कर दिया कि उन्होंने 24,713 करोड़ में ये रिलायंस कॉल अप करने वाला है और ये फ्यूचर ग्रुप बेचने वाला है। दोस्तों रिलायंस और बिग बाजार के बीच अगर ये डील क्रैक हो जाती तो बिग बाजार की स्टोरी आज पूरा बिल्कुल मार्केट से हट जाते। अब इस कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट तब आया जब इस डील के अंदर अमेज़न घुस पड़ा। दोस्तों अमेज़न का कहना था कि फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न के बीच 2019 में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ताकि वो अमेज़न को कुछ भी ना बोलकर अपनी कंपनी को नहीं बेच सकते। अब दोस्तों अमेज़न का ये एग्रीमेंट सुनने के बाद एसआईएस ने पूरे ये डील को होल्ड कर दिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डील को पूरा होल्ड कर दिया। अब रिलायंस को ये पता चल गया था कि ये डील पूरे उनके पास ही आने वाला है। अब रिलायंस ग्रुप ने 2022 के दौरान बिग बाजार के स्टोर में रिलायंस का बोर्ड लगा दिया और उनका सारे एम्प्लॉय को ये सुना दिया कि अगर उनको जॉब रखना है तो अब बिग बाजार रिलायंस का हो गया, इन पे ही जॉब करना है। लेकिन रिलायंस का झटका तब लगा जब फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस का डील को क्रेडिटेड रिजेक्ट कर दिया। अब ये सब हुआ कैसे, उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये सिक्योर क्रेडिटर्स होता क्या है। जब भी कोई कंपनी लोन लेते हैं तो वो कंपनी जो लोन देने वाला है उनको क्रेडिटर्स बोला जाता है और ये क्रेडिटर दो तरह के होते हैं, पहला सिक्योर्ड, दूसरा अनसिक्योर्ड। और सिक्योर्ड उन्हीं को बोला जाता है उनके पास पावर होता है कि ये कंपनी को बेचने से पहले उनको बुलाया जाता है। और वैसा ही सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के साथ हुआ जहां पर 70% सिक्योर क्रेडिटर्स ने इस डील के अगेंस्ट वोट कर दिया। उसमें एक रीजन ये दिखा दिया कि रिलायंस में जो पैसा ऑफर कर रहा था उसमें क्रेडिटर्स को जो डेप्थ था उनको पूरा नहीं हो रहा था। चाहे जो भी करना पड़े अब रिलायंस को नहीं चाहते हुए भी ये डील पूरी कैंसिल करना पड़ा। और आखिर दोस्तों आने वाले टाइम पे बिग बाजार का फिलहाल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। आखिर आप कमेंट सेक्शन पर डेफिनेटली बताइए। आज का वीडियो तक तो इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक कर देना। मिलता है कोई नेक्स्ट बड़ी से इंटरेस्टिंग वीडियोस में।